गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम पाठ 13 पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी का पत्र। उन्होंने पत्र लिखा था श्री केलकर जी के नाम पे, जो कि केसरी पत्रिका के संपादक थे, है ना। तो आज जो है हम आगे उन्हीं के बारे में देखेंगे। उन्होंने पत्र में लोकमान्य तिलक जी के ऊपर जो भी प्रताड़नाएँ हुई थी, जो जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया था, उसके बारे में उन्होंने पत्र में लिखा था। तो आज हम उसी में आगे जो है पढ़ेंगे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है, और इस यंत्रणा को जिसने भोगता है वही जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनैतिक जीवन मंदगति से खिसक रहा था, और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में किस गति से आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों, आगे जो है सुभाष चंद्र बोस जी अपने पत्र में उनको बताते हैं, केलकर जी को, कि किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया गया था, यानी कि लोकमान्य तिलक जी को। तो ये कहा जा रहा है कि उन तक, यानी कि लोकमान्य तिलक जो है, जिस जेल में वो रहते थे, जिसमें उनको रखा गया था, वहाँ पर जो है उन तक जो है अखबार, यानी कि जो पेपर आप लोग पढ़ते हैं, देखे होंगे, तो वो न्यूज़पेपर जो होता है, अखबार जो होता है, उसको पहुँचने नहीं दिया जाता था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। उन्हें जो है बाहरी दुनिया की किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिल पाती थी। बाहरी दुनिया से उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया गया था, और इस तरीके से ये भी एक प्रताड़ना होती है, ये भी किसी को दुखी करने की बात होती है। यानी कि आप जो है बाहर के लोगों से किसी से मिलने ना दें, कोई आए उससे मिलने ना दें, किसी भी प्रकार का कोई पेपर ना पढ़ने दें, पत्रिका ना पढ़ने दें। बाहरी दुनिया में जो है क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, इसके बारे में उस व्यक्ति को कोई भी जानकारी न मिले, तो वो भी जो है एक प्रकार से प्रताड़ित किया जाना होता है। उससे भी यही समझ में आता है कि आप अगले व्यक्ति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो, कितना परेशान कर रहे हो। तो इस तरीके से जो है उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। और उसके अलावा जो है धीरे धीरे क्या होता है, जीवन जो है उनका इसी तरह धीरे धीरे मंदगति से, यानी कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, धीरे धीरे खिसक रहा था। और उन्हें जो है इस विचार से, यानी कि उनके मन में बहुत सारी विचारें उत्पन्न हुई होंगी, क्योंकि जब इंसान अकेले रहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे उनके मन में व्याकुलता होती है कि क्या है, कैसे है, क्या हो रहा होगा, कहाँ हो रहा होगा, अभी मैं जो है यहाँ पर हूँ तो आगे क्या हो रहा, कौन देख रहा होगा। इस तरीके से उनके मन में बहुत सारे विचार आते रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था जो उनको सांत्वना दे सके, उनको ये बता सके कि आपकी अनुपस्थिति में भी आपके, जो आपने जिस कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया था, उस कार्य को आपकी अनुपस्थिति में भी किया जा रहा है, या फिर उसमें लोग जो है अपना सहयोग दे रहे हैं। ये सब उनको बताने वाला कोई भी नहीं था। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना भी कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे, और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी भी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे तब मांडले का मौसम तब भी प्रायः ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है, और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाकिनी तथा गठिया को जन्म देने वाली है, और धीरे धीरे वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती है, तो लोकमान्य ने, जो वयोवृद्ध थे, कितना कष्ट झेला होगा।
अब आगे जो है सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि उनकी शारीरिक यातना के बारे में जितना भी कम कहा जाए बेहतर होगा, क्योंकि जब हम किसी की प्रताड़ना को, किसी के कष्ट को जब के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा मन भी दुखी होता है। अगले व्यक्ति को कितना कष्ट हुआ होगा तो वो कष्ट जो है हमें भी अनुभव कराता है कि वो व्यक्ति बहुत ही दुखी रहा होगा उस समय में, और उन्हें वहाँ पर किस तरीके से कठोरता के साथ रखा गया था। उनकी दिनचर्या बिल्कुल बहुत ही अधिक कठिन थी और कठोर रही होगी, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत कष्ट पा रहे थे। उनको हर क्षण क्षण में उन्हें जो है कष्ट दिया जा रहा था, हर तरह से उन्हें कष्ट दिया जा रहा था। और इसके अलावा जो है उन्हें मधुमेह की बीमारी, जिसको आप डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, यानी कि मधुमेह की बीमारी भी उन्हें हो गई थी। और सुभाष चंद्र जी जो है कहते हैं कि जब लोकमान्य तिलक जी यहाँ पर थे तो मांडले जेल का जो मौसम है वो प्रायः ऐसा रहा होगा जैसे कि आजकल है। और अगर आज के नौजवान जो है यह शिकायत करते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, शिथिल कर देने वाली, यानी कि शारीरिक कमजोरी प्रदान करने वाली, जो हमारे शरीर को शिथिल बना देती है, बिल्कुल कमज़ोर कर देती है। उसी तरीके से मंदाकिनी और गठिया को जन्म देने वाली यहाँ की जलवायु है, यानी कि गठिया बात होता है, एक बीमारी है बच्चों, जो कि शरीर के एक एक अंग पर गांठ गांठ में जो है दर्द होती है। ठीक है, तो इस तरीके से गठिया बात को जन्म देने वाली यहाँ की जलवायु है। और यह जलवायु जो है धीरे धीरे व्यक्ति की जो जीवन शक्ति होती है उसको एकदम कमज़ोर कर देती है, सोख देती है, बिल्कुल शिथिल कर देती है उसको। तो इसी तरीके से और लोकमान्य जी जो हैं वो तो फिर वृद्ध व्यक्ति थे, कितना कष्ट उन्होंने झेला होगा ये सोच सोच कर के सुभाष चंद्र बोस को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन इस कारागार की चार दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का, कि जो कि किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती है और जीवन को दुभर बना देती है। तो क्या होता है बच्चों कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको सज़ा दे दी जाती है, जेलों में डाल दिया जाता है, लेकिन उन चार दीवारी के अंदर में क्या क्या उनको सहना पड़ता है इस विषय में बिल्कुल भी कोई नहीं जानता। इसी तरीके से लोकमान्य तिलक जो है कितनी प्रताड़नाएं सहे थे, कितने उनको कष्ट हुए थे, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग जानते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि उनके जो बंदी होते हैं, जो कारागार में रहते हैं, उनको बहुत सुई की नोक के बराबर जो है उनको चुभती है। तो इसलिए और उनका जीवन जो है कितना दुर्लभ हो जाता है, कितना कष्टकारी हो जाता है, ये बातें जो है बहुत कम लोगों को पता होती है। और लोकमान्य तिलक जी के बारे में तो बहुत ही कम लोगों को पता है। कोई नहीं जानता है कि उनको किस प्रकार से, कितना उनको प्रताड़ित किया गया था, कितना कष्ट दिया गया था। हम लोग आज उनके बारे में बात भी करते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है यह सुन कर के। तो सोचो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने यह तिलक जी के बारे में जब यह पत्र लिखा होगा तो उस समय उन्हें भी कितना कष्ट हुआ होगा। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसीलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में किसी से कि कभी एक शब्द भी नहीं कहा। तो बच्चों, जो गीता है, गीता आप जानते होंगे, किताब है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, बहुत सारे आप देखे होंगे, सुने होंगे। गीता है, रामायण है, महाभारत है, ये सब क्या है, हमारे ग्रंथ हैं। और इसी तरीके से वो क्या करते थे, लोकमान्य तिलक जी जो है गीता की भावना में मग्न रहते थे, हमेशा उसी में वो खोए रहते थे। तो इस प्रकार से उनके ऊपर जो है कितनी भी प्रकार के दुख और कष्ट होते थे, उसको वो कभी किसी के साथ
शेयर नहीं करते थे, कभी किसी से वो अपने कष्टों को अपने शब्दों में बयान नहीं करते थे, बताते नहीं थे वो। बस अपने ऊपर उन कष्टों को झेल लिया करते थे। समय समय पर मैं इस सोच में डूबता रहा हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। हर बार मैंने अपने आप से पूछा, अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जैसे मानव के कृतित्व की निशानी है, उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है, वे जेलों में लागू नहीं होते हैं। अपनी आत्मा के हास्य के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती है और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही उस यंत्रणा को और दास्ता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। तो अब ये कहा जा रहा है कि लोकमान्य तिलक जी का जो जीवन था बहुत ही बहुमूल्य था, लेकिन उस बहुमूल्य जीवन को वो 6 वर्षों तक जो है कारागार में किन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश हुए, यह सोचकर ही हमारी आत्मा जो है वो दुखी हो जाती है। जब हम यह कह सकते हैं कि हर बार अपने आप से पूछा जाए अगर कि कोई नौजवान व्यक्ति है, कोई नौजवान युवा है, तो जब जो नौजवान बच्चे होते हैं, जब उनको इतना कष्ट होता है, तो सोचो कि लोकमान्य तिलक को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, कितना कष्ट उन्हें भोगना पड़ा होगा। उन कारागार में रह कर के कितने कष्ट को वो सहे होंगे और कैसे उन्होंने इन देशवासियों को कुछ भी पता लगने नहीं दिया। हमारे देश के जो लोग हैं वो कुछ भी नहीं जानते कि लोकमान्य तिलक के ऊपर क्या बीती थी, किस प्रकार से वो क्या क्या सहे थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमारे देश के देशवासी जो हैं बिल्कुल भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता है उनको। जब इंसान कारागार में बंदी जीवन व्यतीत करता है बच्चों, तो उसे यह सब व्यतीत करना बहुत आसान नहीं होता है। पूरा उसको पिछले जीवन में जो भी आदतें रहती हैं वो सारी चीज़ें उसको छोड़नी पड़ती है, मानसिक संतुलन बनाए रखना पड़ता है। लेकिन ये मानसिक संतुलन जो है लोकमान्य तिलक जैसा महान इंसान ही बना सकता है, जिसको जो कि इतना कष्ट होने के बाद भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोए और अपने संतुलन को बनाए रखे और उसी जगह उन्होंने रहते हुए गीता भाष्य जैसे एक विशाल निर्माणकारी युग यानी कि ग्रंथ की रचना की है। वहाँ पे रहते हुए उन्होंने गीता भाष्य जैसा एक ग्रंथ का रचना किया। मैं जितना ही इस विषय पर चिंतन करता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ दीर्घ कारावास को झेलता गया और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी बहुमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। तो अब जो है सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मैं जितना ही इस विषय में चिंतन करता हूँ,
जितना ज़्यादा मैं उनके बारे में सोचता हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरे अंदर जो है उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव उत्पन्न होता है। और मैं ये अपने देशवासियों से आशा करता हूँ कि मेरे जो भारतवासी हैं, मेरे जो देशवासी हैं, इस देश में रहने वाले लोग हैं, वो लोग जो हैं लोकमान्य तिलक की महत्ता को समझेंगे और उनकी सारी चीज़ों को याद रखेंगे, अपने दृष्टि में रखेंगे, दृष्टि पथ में रखेंगे, यानी कि उसको याद रखेंगे, अपनी आँखों के सामने जीता जागता सबूत की तरह से उसे याद रखने का कोशिश करेंगे। जो व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद भी इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता चला गया और जिसने उस अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट स्वीकार की, उसका तो नाम महापुरुषों की श्रेणी में कहाँ होना चाहिए, पहली पंक्ति में पहले स्थान पर उसका नाम होना चाहिए। और ये तो अच्छी बात है और ये सही बात है, जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, हमारे देश के लिए इतना लड़े झगड़े, इतना सब कुछ किए, अंग्रेज़ों के साथ इतना लड़ाई झगड़ा किए, तो उन लोगों के लिए जो है उनकी जो हमारे अंदर जो उनके लिए भावना है या फिर उनका स्थान तो हमारे लिए पहले नंबर पे होना ही चाहिए। ये तो सही बात है। तो उसी चीज़ को सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं कि इन महापुरुषों के नाम जो है, इन महापुरुषों की श्रेणी में कहाँ होना चाहिए, पहली पंक्ति में पहले स्थान पर होना चाहिए। और देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इनकी नाम जो है, इनके नाम ऊपर होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत कष्ट को सहते हुए हमारे देश को आज़ाद कराया है और इन सभी का योगदान है। भले कोई पहले चला गया, कोई बाद में गया, लेकिन सभी लोग हमारे देश को आज़ाद कराने के ही लिए लड़ाई लड़े थे। इसी के लिए सभी लोग जो है अपना बलिदान दिए, अपना योगदान दिए। तो इसलिए हमें जो है इनको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन को दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे, लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। तो यहाँ पे बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं ये कह रहे हैं कि अगर मैं विश्वास करूं और अगर मैं ये कहूं कि मेरा विश्वास है कि लोकमान्य तिलक जी जब मांडले जेल को जो है अंतिम नमस्कार किए, जब वहाँ से वो निकले, तो क्या हुआ, उनके जीवन जो है, उनका जो जीवित रहने का जो जीवन था वो कुछ गिना चुना ही रह गया था, क्योंकि उन्हें मधुमेह की बीमारी भी थी, तो इसलिए, और बुजुर्ग भी हो गए थे, इसलिए जो है गिने चुने दिन ही रह गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि निसंदेह जो है यह एक बहुत ही गंभीर दुख का विषय है, जो कि हम अपने महान पुरुष जो हैं, यानी कि महापुरुष लोग जो हैं हमारे देश के, हम सबको इसी प्रकार से धीरे धीरे खोते चले गए। सभी लोग जो है इस दुनिया को छोड़ कर के चले गए। कुछ जो है बीमारियों से ग्रसित हो गए, कुछ जो है लड़ाई लड़ते लड़ते चले गए, कुछ हमारे देश को आज़ाद कराते हुए चले गए, कुछ जो हैं उनको कुछ बीमारियां हो गई, लेकिन फिर भी वो अपने देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिए और उसी में उनको किसी न किसी प्रकार का कष्ट होते रहा और वो लोग इस दुनिया को छोड़ कर के चले गए। बहुत से लोगों को फांसी भी दे दी गई, बहुत से लोगों को कारावास की सज़ा दे दी गई, काला पानी दे दिया गया, लेकिन लोग जो है फिर भी पीछे नहीं रहे, अपने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान, अपना योगदान देते रहे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन सब चीज़ों को किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता था।
फिर नीचे लिखते हैं आदरपूर्वक आपका स्नेहभाजन सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने बच्चों ये पत्र जो है आपके किसको लिखा था? सी केलकर जी को। तो बच्चों जो एन.सी. केलकर जी थे जिनको पत्र लिखा गया था, वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और बाद में जो है स्वराज्य दल में वो सम्मिलित हो गए थे। लोकमान्य तिलक के निधन के पश्चात केसरी पत्रिका का जो संपादन श्री केलकर जी ने ही संभाला था और इन्हीं को सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना जो है ये पत्र लिखा था। तो बच्चों ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। लोकमान्य तिलक जी के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा, जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने पत्र के माध्यम से उनको कितनी कष्ट उनको हुए और कितना उनको जो है प्रताड़ित किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में इस पत्र में उन्होंने बताया केलकर जी को। और आप लोगों को पता है कि लोकमान्य तिलक जी जो हैं जिस समय इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दे रहे थे, तो उस समय उन्हीं के द्वारा जो है कहा गया था। आप लोग इस नारे को भी याद रखते हैं और हमेशा जो है बोलते भी हैं और जानते भी हैं कि लोकमान्य तिलक जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। क्यों दिए थे? क्योंकि ये भारत देश को आज़ाद कराने के लिए जब अपना योगदान दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि यह देश जो है, भारत देश जो है, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसको कभी भी गुलामी में नहीं रहने दूँगा। तो इस तरीके से लोकमान्य तिलक जी ने अपना योगदान दिया और जेल से निकलने के बाद, कारावास से निकलने के बाद कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है।